स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर दो चीज सीखने अपने को, डिस्ट्रीब्यूशन और एक नंबर ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है पहले इनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये चीज हमने, ये जो नए नए नाम अब देख रहे हो, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, बाइजेक्टिव, ये सारे नाम आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया था। लेकिन वहां पे फंक्शन देकर आपसे पूछा जाता था नहीं कि ये वन वन है कि नहीं है, या इनटू है कि नहीं है, समथिंग। लेकिन अब क्या सीखने जा रहे हैं, आपको ये बताना है इस सवाल में, इस तरह क्वेश्चन में, कि कितने वन वन फंक्शन बनेंगे। चेक आउट नहीं करना है, आपको पूछा जाएगा कितने वन वन फंक्शन बनेंगे। और इस तरह सवाल हमेशा उस जगह बनता है जहां पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे लिखे होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन, या टोटल नंबर ऑफ मैनी वन, ऑन टू, इन टू, बाइजेक्टिव। इस तरह से जब टोटल वर्ड यूज करके पूछा जाए तो उस सवाल में आपको ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला जो बनने वाला है वो कहाँ से आया और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके सामने। जैसे आपको कोई मैपिंग दिया गया, किसी फंक्शन का मैपिंग है ए से बी, ठीक है, तो ए और बी दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए, दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए। फाइनाइट मतलब लिमिटेड हो, चाहे 4 हो 5 हो, इसके बीच में कुछ ना कुछ लिखा हो, इसके बीच में कुछ ना कुछ लिखा हो। मैं बोलने से ज्यादा अच्छा लिखने में विश्वास करता हूँ। तो ए मान लो यहाँ लिखा है, बी मान लो यहाँ लिखा है, मान लो इसके अंदर नंबरिंग है ए बी सी, इसके नंबर मान लो लिखा 1 2 3 4 5। तो देखो ए के अंदर हम बता सकते हैं 3 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन वो फाइनाइट सेट होने चाहिए, ए और बी दोनों फाइनाइट सेट होंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे तो हमेशा फाइनाइट सेट का ही पूछा जाएगा, ऑलवेज 100%, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें सिचुएशंस क्या है। तो ऐसे मैं m को अपनी तरफ से 2 नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, इसी 2 नंबर से बाकी सारे फॉर्मूला सेट होंगे। तो पहला नंबर मैंने m लिया है, m को क्या कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी प्रेजेंट टाइम में, तो 1 2 3, तो बोलेंगे कि m की वैल्यू 3 है। और आपको पता होगा जब फंक्शन पढ़ा गया था तो पहले वाले को डोमेन बोलते थे और सेकंड वाला जो एरो के बाद होता है उसे को डोमेन बोलते हैं, ठीक है, को डोमेन। चलिए भाई, n क्या होता है, b वाले का, यानी कि को डोमेन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 3 है। मैं बिना किसी फॉर्मूले का सोच रहा हूँ कि आपको पहले बता दूं, उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल वो कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होता है वो पहले समझते हैं। फंक्शंस का डेफिनेशन होता है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज आए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज आए, एक से ज्यादा इमेज नहीं आनी चाहिए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन है। जब मैंने आपको ये सारे नए नए नाम पढ़ाया था तो इसके ऊपर फंक्शन का डेफिनेशन लिखा था फंक्शन चैप्टर में, आप जाके देख सकते हो, वहां पे ये सारी बातें हमने आपको बताया। तो मैंने क्या कहा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज आना चाहिए। जैसे क्या ये मैपिंग फंक्शन का है क्या, फॉर एग्जांपल ये मैपिंग फंक्शन का नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट से 2। फिर जब ये मैंने बात 1 1 मैनी 1 बताया था तो आपको फंक्शन है या नहीं है इसका एक डेफिनेशन बताया था, एक ट्रिक बताया था रटने का। मैंने कहा था कि डोमेन को सेट ऑफ चिल्ड्रेन कह दो, सेट ऑफ चिल्ड्रेन, ये बात इस तरह से एग्जांपल लिया था, और ये इसको सेट ऑफ फादर कह दो, सेट ऑफ फादर, वैसे कह दो सेट ऑफ चिल्ड्रेन, सेट ऑफ लिख लो। इस बात से आपको आसानी समझ में आ जाएगी इस बात का कि फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, इसके लिए ये रूल बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो फादर के जो सेट हैं बी में है और चिल्ड्रेन के सेट है वो ए में। सोचो बी में 2 फादर है और इनका चिल्ड्रेन 1 है, क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल हो सकता है। 2 बाप के 1 बेटे कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस से भी देखो, इसमें कॉमन सेंस क्या है तो सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है, मतलब रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए फंक्शन नहीं है। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये पॉसिबिलिटी है कि एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो यानी कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको याद कराया था कि फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का मैंने कुछ इस तरह से बातें बताया था उस समय क्लास में।
आप अच्छे से फंक्शन अगर पढ़े हो गए तो वहां पे मैंने बताया है। अब क्या करें, अब आपको इसी तरह से बताना कितनी पॉसिबिलिटी होगा फंक्शन का। देखो बच्चों, ए का फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो इसे ए का इमेज कितने तरीके से आ सकता है, ए का इमेज कितने तरह से आ सकता है, या तो A1 से सेट होगा, या A2 से सेट होगा, या A3 से, या A4 से, या A5 से। तो कितने तरीके होंगे, 5 तरीके हैं ए को रखने के। एक इमेज आएगा तभी 5 तरीके से, या तो A2 से सेट होगा, या तो 3 से, या तो 1 से, या तो 4 से, या तो 5 से। मैं बीच बीच में और बोल रहा हूँ, और का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, ठीक है। तो एक तरीका, दो तरीका, 3, 4, 5, तो टोटल 5 तरीके होंगे ए को रखने के। अब बात करते हैं बी के लिए, या तो बी के पास भी ऐसे नहीं रास्ते हैं, या तो B1 से सेट होगा, या तो 2 से, या 3 से, 4 से। तो 5 तरीके बी के लिए भी है, सी के लिए भी सिमिलरली 5 तरीके होंगे, ठीक है। अब बात करें कि टोटल फंक्शन कितना बनेगा, तो आप बताओ टोटल मतलब क्या है, इन तीनों को एक साथ यूज करके फंक्शन बनाने हैं। तो तीनों को एक साथ यूज करने का क्या मतलब है, इनका आपस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो आएगा 5 पावर 3। तो अगर रियलिटी देखा जाए तो 5 क्या है, नंबर ऑफ कोडोमेन यानी n, और 3 क्या है, नंबर ऑफ डोमेन। यानी कि जनरलाइज करके लिखा जाए तो 5 किसकी वैल्यू है, n का, और 3 किसका है, m का। तो ये फॉर्मूला बनेगा n के पावर m। n जो होगा कोडोमेन, नंबर ऑफ कोडोमेन, और m जो होगा नंबर ऑफ डोमेन, ठीक है। इसको मैं अपने लैंग्वेज में लिख सकता हूं, नंबर ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ कोडोमेन, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आया कहां से। चलो हो गया। अब क्वेश्चन एक एक कर करते हैं, ये टोटल फंक्शन है, कुछ भी हो सारे सवाल का फाइनल आंसर ये, ठीक है। चलो भाई ये मिटा देते हैं। अब आपसे कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा। फंक्शन तो वैरायटी है, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स है, ठीक है। फंक्शन टोटल फंक्शन इतना बनेगा, मतलब इतना में कुछ 1 होगा, कुछ ऑन टू होगा, कुछ मैनी 1, कुछ इनटू समथिंग समथिंग, सब कुछ इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें छुपा है। अब इसमें से हमें वो फिल्टर करने हैं जो अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाएगा भाई साहब नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो, इसके लिए क्या करें, तो वन का डेफिनेशन होता है कि एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आना चाहिए, एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आना चाहिए। जैसे ए फ्री है, मान लो ए का कितना तरीका हो सकता है इमेज आने के, 5 तरीके। ए कितने तरीके, 5 तरीके। मैं पहले का जवाब देने जा रहा हूं वन का। मान लो ए का जो सेट था वो मान लो 3 से सेट हो गया, तो अब बी कभी भी 3 पे नहीं जाएगा, फिर बी कभी भी 3 पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का इमेज इसमें आ चुका है। और वन का डेफिनेशन होता है कि एक डोमेन के करस्पॉन्डिंग एक ही को डोमेन आना चाहिए। तो अगर आपने गलती से बी की जगह पे रख दिया तो फंक्शंस तो होगा, क्योंकि एक फादर के 2 बेटे हो सकते हैं, फंक्शंस तो होगा, लेकिन वो किस तरह का नहीं होगा, वन वाला नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बी का मैचिंग अब दोबारा किससे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए का 3 से कर दिया तो बी 3 पे नहीं जाना चाहिए। तो अब बी के पास कितने चॉइस है जाने के, तो अब 4 बचे, या तो 1 पे जाएगा, या तो 2 से, या तो 3, या तो सॉरी या तो 1, 2, 4 या 5, मतलब 3 को छोड़कर। तो कितना तरीका है, 4। अब मान लो बी का सेटिंग हो गया सपोज दैट 2 से, तो अब C2 के पास नहीं जाएगा ना C3 के पास जाएगा। अब कितना स्पेस बचा जाने के, 3, ठीक है। तो इसे मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं 5p3। इस बात को मैथमेटिकली हम 5p3 लिख सकते हैं, चेक कर लो। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 को ओपन करेंगे बच्चों तो आएगा 5, 4, 3, 2, 1, और 5 में 3 या 2 तो 2 और 1, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, कितना बचा, 5, 4, 3। तो क्या तरीका हुआ कि 5 क्या है, नंबर ऑफ कोडोमेन यानी कि n, और ये क्या है 3, ये हो जाएगा PM, ठीक है।
तो मैं एक एक करके कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला वो सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ मेनी वन क्या होता है, तो मेनी वन का पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मेनी वन उसे कहते हैं जो फंक्शन वन वन नहीं होता है, जो फंक्शन वन वन नहीं होता है। तो वन वन इतने पे है, तो वन वन नहीं होने का क्या मतलब होगा कि टोटल फंक्शन में से आपको वन वन सब्ट्रैक्ट कर देना है, टोटल फंक्शन से वन वन सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा मेनी वन का कहलाएगा। तो टोटल फंक्शन कितना है, n की पावर m, आप अपने कॉपी में स्पेस बना के लिख लो, n की पावर m माइनस वन वन कितने हैं, n p m। तो ये हो जाएगा टोटल फंक्शन इन वन वन फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे मेनी वन पूछेगा तो टोटल फंक्शन में से सिर्फ क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वन वन वाला। तो कैसे होता है मैंने लिख दिया है, आई होप आप कॉपी में लिख लिए होगे, तो मैं इसमें काम की बात लिख लेता हूँ। सिर्फ सिंपल फार्मूला होगा n पावर m माइनस n p m। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है। ऑन टू फंक्शन में, और ध्यान रहिए जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं ये तब हो रहा है जब b के जो कोडोमेन है जिसको हम n बोल रहे हैं वो ग्रेटर है किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में, तब ये सारी कहानी हो रहा है। ये बात मैं बोलना भूल गया था, फिलहाल बोल दे रहा हूँ। हालांकि देखो मैंने एग्जांपल n का वैल्यू ज्यादा रख के समझा रहा हूँ। n बोले तो कोडोमेन की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 लिया है, यहाँ पे 3 लिया है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन का अगर ज्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, तब ये सारी बातें होंगी। फिर इसके बाद सेकंड केस पढ़ेंगे कि अगर ये छोटा हो गया तो क्या करेंगे, और थर्ड केस सीखेंगे जब दोनों बराबर होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। अब कहा गया कि ऑन टू फंक्शन क्या है और कंडीशन ये। अब देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ऑन टू का मतलब होता है कि सारे डोमेन का इमेज को डोमेन में होना चाहिए। जैसे ए का इमेज मान लो 2 से, बी का इमेज 3 से, सी का इमेज 1 से। तो देखो इसमें 2 इमेज ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं, जो हमारे कोड हमारे डोमेन से सेट नहीं हो रहे। 3 तो सेट हो गए लेकिन 2 छूट गया। तो ऑन टू का मतलब ये होता है फंक्शन का जो रेंज हो, जैसे इस फंक्शन का रेंज क्या है मैपिंग के हिसाब से 1 2 3, और को डोमेन क्या है 1 2 3 4 5। तो रेंज और को डोमेन इक्वल होता है तभी हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पे तो 2 चीज छूट जा रहा है, मतलब क्या ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो ऑन टू फंक्शन, यानी 0। यानी कि अगर को डोमेन की क्वांटिटी ज्यादा है डोमेन के रिस्पेक्ट में तो ऑन टू फंक्शन नहीं बनता है। ठीक है, रटने से अच्छा है, चीजों को समझो, क्योंकि 3 का सेटिंग किसी 3 से अगर करेंगे तो रेंज जो होगा 1 2 3 आ रहा है, लेकिन बी में तो 1 2 3 4 5 पांचों है। और ऑन टू होने के लिए डोमेन और को डोमेन इक्वल होना चाहिए, मतलब सॉरी रेंज और को डोमेन इक्वल होना चाहिए। तो रेंज है 1 2 3, को डोमेन है 1 2 3 4 5, तो इसीलिए 4 5 छूट जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। तो दैट्स वाई ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, अब बात करते हैं इनटू। अब अनटू है तो इनटू क्या मतलब होता है, इनटू अनटू उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब क्या, टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो। और ऑन टू फंक्शन इस सवाल में कितना बना, इस पर्टिकुलर केस के लिए ऑन टू फंक्शन 0 है, मतलब क्या हो जाएगा n की पावर m। ठीक है, अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहा जाता है एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी। ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की तरह। डेफिनेशन था, फंक्शन पढ़ाया गया। तो ये देखो नंबर ऑफ फंक्शन तो बन रहा है 1 1 का, लेकिन ऑन टू को क्या है, बन ही नहीं रहा है। यानी जिस तरह का मैपिंग ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन है, इसमें ऑन टू फंक्शन शो ही नहीं कर रहा है। तो जब ऑन टू ही फंक्शन नहीं शो किया तो क्या आएगा बाइजेक्टिव, तो इसलिए बाइजेक्टिव भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इसमें आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या सिचुएशन हो रहा है। ठीक स्टूडेंट, तो ये केस हमने लगाया है जब ए का डोमेन छोटा हो को डोमेन के रिस्पेक्ट में, यानी कि को डोमेन बड़ा है डोमेन के रिस्पेक्ट में। तो इस केसेस में इस तरह के 4 आंसर्स हो जाएंगे। ये 0 इसलिए है क्योंकि
ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसमें ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। क्योंकि बाइजेक्टिव का डेफिनेशन होता है 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 तो था, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई। हो सकता है कोई केस पढ़े जिसमें ऑन टू तो काउंट हो लेकिन 1 1 ना बने, तो वहां भी 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों होने चाहिए, तब हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग सेकेंड केस सीखेंगे कि n लेस देन m के केस में क्या होता है। आइए देखते हैं, उससे पहले इसको कॉपी कर लो। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड केस सीखते हैं। सेकेंड ये केस ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन अब बड़ा हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन। तो जैसा देख सकते हो, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डोमेन के सेट को बड़ा रखा है, को डोमेन के सेट को छोटा रखा है। तो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा। तो देखो 1 1 का डेफिनेशन क्या होता है कि हर एक एलिमेंट पे, एवरी एलिमेंट पे एक ही इमेज आना चाहिए। इमेज बोले तो को डोमेन में एक ही से मैच हो। तो जैसे मान लो ए का मैच 3 से हो गया, सी का मैच 2 से हो गया, बी का मैच 1 से हो गया, लेकिन किसका मैच हो ही नहीं पा रहा है, डी का ही के साथ। अगर मैच कराओगे जबरदस्ती तो इसका मैचिंग एक ही एलिमेंट से करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक, अब बात करते हैं मेनी वन। मेनी वन का डेफिनेशन सिंपल है, टोटल मत से 1 1 घटा दो। तो टोटल केस तो अभी भी कितना है, n की पावर m, उसमें से आपको 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो टोटल आंसर आ जाएगा n की पावर m। अब क्योंकि फंक्शन 1 1 नहीं है तो अंडरस्टूड है कि फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव तब होता है जब दोनों होने चाहिए, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 ही नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया बाइजेक्टिव। अब जो ऑन टू फंक्शन है, सिर्फ अभी तक का सबसे बेस्ट पार्ट यही है जो आपको दिक्कत करेगा याद करने में, सिर्फ थर्ड वाला। लेकिन इस थर्ड को भी याद करने की एक टेक्निक है जो हम लोगों ने क्वेश्चन क्लास में कराया था, मैं अभी याद दिलाऊंगा। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा n की पावर m माइनस nc1, ऊपर वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, n माइनस 1 आएगा, पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 के पावर m। अब बात आती है यार कि इस तरह से कब तक लिखते रहेंगे, तो मेरा कहना है कि इस तरह से तब तक लिखते रहो जब तक कि पहली बार 0 ना आ जाए। जब 0 आएगा वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, इस तरह से लिखते चलो तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। अब बात कहा गया है कि इनटू फंक्शन क्या होगा। तो अगर ऑन टू फंक्शन आ गया तो इनटू क्या मतलब हुआ, इनटू मतलब होगा कि टोटल में से ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होकर देखो क्या करने वाला हूँ। ये है इनटू, सॉरी टोटल फंक्शन है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो n की पावर m माइनस टोटल ऑन टू फंक्शन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस खत्म। और टोटल ऑन टू फंक्शन क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा है, इसको यहाँ लिखकर अब ध्यान देखना, n की पावर m से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब हम लास्ट केस देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड केस पढ़ते हैं, जिसका नाम है अगर वो दोनों नंबर्स बराबर हो जाएं काउंट करते समय। जैसे डोमेन के जितने एलिमेंट हैं 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, दोनों इक्वल हो गए। तो इस केस में अगर आपसे ये सारा चीज़ पूछा जाए, मैंने करस्पॉन्डिंग फार्मूला लिख दिया है, कहाँ से आया मैं अभी बता देता हूँ। आपको याद होगा कि जनरल में हम लोग जो फार्मूला सीख रहे थे NPM, यही तो था। कोई भी ले लो, चाहे पहला केस, आई थिंक सेकेंड केस में था ही नहीं, पहले केस में आप जाके देखो ये था। अब इनका कहना है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो जैसे NPN हो गया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस n 0 फैक्टोरियल इक्वल 1 होता है। सॉल्व करेंगे बच्चों फैक्टोरियल है। तो आप देख सकते हो 1 1 फंक्शन यही आया अगर दोनों इक्वल होते हैं तो। मेनी वन का डेफिनेशन वही है कि टोटल में से 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो अब पिछले दोनों में किया गया था। ऑन टू फंक्शन है यहाँ पे n फैक्टोरियल। तो जो ऑन टू फंक्शन का केस हम लोगों ने सीखा गया अभी है, उसमें n की जगह पे या m की जगह पे n रख देना, आपकी इच्छा है। भाई दोनों बराबर है, चाहे इसको 3 कहो चाहे इसको 3 कहो, तो एक ही बात है। और सिमिलरली ऑन टू फंक्शन हो गया तो इनटू के लिए टोटल में से ऑन टू घटा दे। ठीक है, और बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो 1 1 भी है और ऑन टू भी, दोनों सेम है, इसलिए वही उसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं
तो 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, ये तीनों आंसर सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 के केसेस बनते हैं, वो तीनों टाइप हम लोगों ने किया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लो। तो अब चलते हैं हम लोग इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है गिवन ए सेट कैपिटल ए के अंदर 3 तरह के सेट हैं एक्स वाई जेड, और बी के अंदर भी सभी अलग अलग हैं पी क्यू आर एस टी नाम का। कंसीडर फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, एक फंक्शन बनाया गया है ए से बी तक मैप करते समय, ठीक है। एक एलिमेंट यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्स वाई जेड है, और बी को बोलते हैं कोडोमेन, जिसकी वैल्यू है पी क्यू आर एस टी टाइप की कोई भी, ठीक है। तो हम लोग अभी सेट में 1 1 ऑन टू मेनी वन, टोटल फंक्शन, ये सारी चीज सीख रहे हैं। तो उससे पहले आपको देखना होगा कि डोमेन कोडोमेन के अंदर कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने m जो बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, ये बात हमने लिखवाया था, ठीक है। और तो इस केस के लिए m की वैल्यू कितना है, तो डोमेन का मतलब होता है जो पहले लिखा होता है एरो में, तो उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ लिख देंगे 3। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, कितना कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन कितना है, कोडोमेन मतलब होता है एरो के बाद जो लिखे होते हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो यहाँ +2 यानी कि टोटल 5 नंबर्स। अब क्योंकि हम लोग m n डिसाइड कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हियर m और n में क्या रिलेशन है, जिसमें आप देख सकते हो n की वैल्यू ज़्यादा है m के रिस्पेक्ट में, यानी ये रिलेशन है। तो अब अपने नोट्स में देखो जो 3 केस पढ़े गए थे उनमें से कौन सा केस है, ठीक है। सो आई होप आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट केस है जो अभी दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, फर्स्ट या सेकंड जो भी आप देख लो एक बार। तो एम एन डिसाइड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू ये है। अब इस एम एन के डिसीजन से आपके सामने ये 6 क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन है ना कि ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर इतने छोटे हैं कि मैं इनके आंसर्स को बगल में लिख देता हूँ। अगर आपके पास स्पेस है तो आप क्वेश्चन को नीचे भी सॉल्व करके लिख सकते हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल फंक्शन पूछा है, और ध्यान रहे m लेस देन n है। तो मैंने बताया था कि टोटल फंक्शन का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे वो m ग्रेटर देन n हो, चाहे m लेस देन n हो, चाहे m इक्वल टू n हो। टोटल फंक्शन बोल रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला सेम होता है, जिसका फॉर्मूला था को डोमेन के पावर डोमेन, को डोमेन के पावर डोमेन। को डोमेन को हमने क्या बोला है n, और डोमेन को बोला है m। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 5 की पावर 3, तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 125, ये हो गया आंसर 125। अब पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, n p m, n की वैल्यू क्या है 5 p m, m की वैल्यू यहाँ पे है आपका 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 बोले तो 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 60। 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120, 120 बाई 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मैं बार चेक कर लेता हूँ, सही बोल रहा हूँ, नहीं हाँ 120 सही है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब पूछा गया है मेनी वन। मेनी वन क्या होता है, मेनी वन उसे कहते हैं जो फंक्शन 1 1 ना हो, तो टोटल फंक्शन में से 1 1 वाला घटा दो तो मेनी वन आ जाएगा, ये रूल था। तो टोटल कितने आए थे 125, और मेनी वन निकाल लेना हम लोग, यहाँ पे 1 भूल गया हूँ, मेनी वन। तो मेनी वन के लिए क्या करेंगे, टोटल फंक्शन में से ऑन 1 1 फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर लो कितना जाएगा 5 एंड दिस इज 6, 65 आ जाएगा मेनी वन का। ऑन टू फंक्शन स्टूडेंट अगर आप ध्यान देखो तो m लेस देन के लिए ऑन टू फंक्शन नॉट पॉसिबल, 0 मैंने लिखवाया था। इनटू क्या होता है, इनटू का भी मतलब वही है कि टोटल में से, टोटल 125 है, ऑन टू फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर लो, जो कुछ आएगा वही आंसर होगा।
अब सोचो, क्वेश्चंस में फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो बाइजेक्टिव उसे कहते हैं जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, लेकिन इस केस में तो नहीं हो रहा है, ऑन टू गलत है, ऑन टू का कोई केस ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 0, मतलब 1 है, ऑन टू नहीं है, तो क्योंकि ऑन टू नहीं है इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाकी सारे सवाल के आंसर लिख लिए। मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख दूँ, ये है 65, ये है 125। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का आंसर फिनिश हो गया। हो सकता है कि आपके ये वैल्यू ज़्यादा हो, ये वाले कम हो, जैसे इसके अंदर ज़्यादा नंबर लिखे हो, इसके अंदर कम लिखे हो, तो वहाँ पे एम कर देने होगा, तो उसके हिसाब से रूल पढ़ाया गया था, आप देख लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें कंप्लीट हो गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक का जिसका नाम है डीरेंजमेंट। ये तो सीख लिया गया है, अब क्या सीखने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस तरह के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह की चीज़ों को, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिवीजन इनटू ग्रुप्स, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक एज ए फॉर्मूले के तौर पे हमें पढ़ाया जाता है, बट हम बिना किसी फॉर्मूले से पहले करते हैं। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बिना किसी फॉर्मूले का, पहले ये समझ लेते हैं। फॉर्मूले से थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा आसान होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन का आगे 20 डिफरेंट टॉयज, सारे डिफरेंट है। टॉयज का मतलब होता है खिलौना। ठीक है, खिलौना जो बच्चे खेलते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है, स्पोर्ट कार हो सकती है, नहीं डॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे टॉयज कहा गया है। कितने हैं, 20, सभी डिफरेंट है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चों में डिवाइड करना है 20 टॉयज को, जिनके नाम दिए गए हैं ए बी सी डी, सच दैट, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। चिल्ड्रेन ए गेट 8 टॉयज, तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 चिल्ड्रेन बनाए हैं, नाम दे दिया ए बी सी डी। इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ए के पास कितने टॉयज होने चाहिए, 8 इन्होंने बोल दिया। बी एंड सी, बी के पास और सी के पास दोनों पास 5-5 होने चाहिए, यानी बी के पास भी 5 टॉयज और सी के पास भी 5 टॉयज, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। और लास्ट बचा डी। ठीक है, इसका मुंह थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि नाराज है। क्यों है, क्योंकि सबसे कम खिलौने इसको मिला है, तो बच्चा है तो अंडर स्टूडेंट नाराज तो रहेगा ही। ठीक है, सबसे ज्यादा खुशी है, नहीं इसके दांत भी दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खुश है, ये 10 स्माइलिंग फेस है। थोड़ा सा अगर फेस को अच्छा बना दे तो अच्छा लगेगा, वो तो पूरा नाराज है। अब देखो, यहाँ पे कहा गया है कि 20 डिफरेंट थे खिलौने, उनको 4 बच्चों में बांटना था, जबकि उनके नाम दे दिए गए हैं कि ए वाले को 8 मिला जाए, बी और सी को 5 मिले और डी वाले को 2 मिले। तो किस तरह से किया जाएगा, तो इसके आपको टोटल तरीके निकालने हैं, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नंबर ऑफ वेज क्या करें, तो देखो 20 डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या होगा, जैसे स्पोर्ट कार है तो 20 के 20 डिफरेंट टाइप स्पोर्ट कार हो, या 20 स्पोर्ट कार में से 10 डिफरेंट स्पोर्ट कार हो, 10 डॉल्स हो, ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन सभी के सभी अलग है, एक दूसरे से नेचर में भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का भाई कार जो थोड़ी कि सेम शेप साइज के हो, कार तो किसी भी कलर के हो सकते हैं, किसी भी लुक में हो सकते हैं, तो डिफरेंट का मतलब यहाँ पे ये है। तो जैसे मान लो 20 थे, 20 में से ए को बोला है कि 8 मिलना चाहिए, तो 20 टॉयज में से 8 को मिलना चाहिए। तो आप बताओ 20 क्या डिफरेंट है और 8 ए को, चिल्ड्रेन ए। ठीक है, अब बताओ 20 टॉयज मिल गया, तो जो बचे 3 चिल्ड्रेन है, अब कितने में से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाई 8 टॉयज तो खत्म हो गया ना, 20 में से 8 खत्म हो गया, कितना बचा, 12 बचा। अब इस 12 को क्या लिखें, जो 12 में से अब इसको देना पड़ेगा,
कितना देना है 5, 12C5, ये है चिल्ड्रेन बी, चिल्ड्रेन बी। अब देखो यहाँ पे 8 टॉयज ए को मिल चुका, इसमें 5 मिल गया, तो 8 + 5 13 खिलौने खत्म हो चुके हैं 20 में से। तो अब कितने बचे भाई, टोटल 20 थे और दोनों को मिल चुका है, तो अरे टोटल 13 टॉयज फिनिश हो चुके हैं, 13 बढ़ चुके हैं। अब बचेंगे वहाँ पे कितने 7, तो 7 में से अब आपको 5 टॉयज देने पड़ेंगे। ठीक, अब बताओ कितने बढ़ गए, 5 5 10 8 18, 20 में से 18 टॉयज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो अब बचेगा कितना 2, ताकि इसको मिल जाए। तो वही आपको कहा गया कि 2 टॉयज बचना चाहिए लास्ट वाले के लिए। तो 2C2 है, तो ये है चिल्ड्रेन नंबर डी। अब इनको हम क्या करें, आपस में ऐड करें कि मल्टीप्लाई करें, ये कैसे पता करें, इनको ऐड करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसका डिसीजन इस बात से लेंगे कि आपको 20 डिस्ट्रीब्यूशन करना है चारों के चारों चिल्ड्रेन में, किसी एक में नहीं, चारों चिल्ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके पास कुछ नहीं रखना है। तो वो चारों चारों एक साथ करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 20 डिफरेंट टॉयज एनी वन ऑफ द चिल्ड्रेन, किसी एक में बांट दो, तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि इस 20 डिफरेंट टॉयज को चारों चिल्ड्रेन में बांटने, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सपेंड करें, क्योंकि यहीं पे एक डायरेक्ट फार्मूला बनने वाला है। तो उस फार्मूले के बारे में अगर हम बात करें, वो देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं वापस, नंबर ऑफ वेज यहाँ लिख लेना, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 20 ओपनिंग होगा वो कुछ इस तरह होगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 20 - 8 बोले तो 12 फैक्टोरियल। ठीक, इंटू इसको जब ओपन करेंगे ये आएगा 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 12 - 5 कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इंटू 7C5 को ओपन करें तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 7 - 5 बोले तो 2 फैक्टोरियल। ये सब ओपन करना आपको आता है, ये सब चीज़ें पहले से। एंड 2 - 2 बोले तो 0 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो कुछ खास बात ये है, 12 से 12 खत्म हो रहा है, इससे ये खत्म हो रहा है, 2 से 2 खत्म हो रहा है, तो ऊपर तो सिर्फ 20 फैक्टोरियल बच रहा है और नीचे क्या बचा 5 एंड 2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होता है। तो ये हुआ डायरेक्ट फार्मूला। अब कैसे ये बना, अब देखो यार जब ये सवाल होगा तो एक तरीका तो ये है कि आप सोच सोच के लिखो कि इसको इतना दे दिया तो इतना बचा, इतने में से उसको देना है। ये सवाल किया था कि 20 में से 8 ए को मिलना चाहिए, तो भाई ए को दे दिया 8, तो अब बचा 12। अब 12 में से बी को कितना जाएगा 5, तो 12 से 5, तो अब कितना बचा बांटने के लिए 7। अब बचे 7 में से सी को भी 5 मिलने हैं, तो 7C5, अब बचेगा 2 खिलौने, तो 2 डी को चला जाएगा 2C2। तो या तो इस तरह तरीका है कि सोच सोच के लिखो, या अब एक डायरेक्ट फार्मूला बनाया जा सकता है कि कितने डिफरेंट टॉयज को आपको बांटने थे 20, तो देखो ऊपर उसका फैक्टोरियल लग गया, नीचे कितने लोगों में बांटने थे 4 लोगों, ए बी सी डी कितने कितने बांटने थे, ए को देने थे 8, तो देखो 8 फैक्टोरियल इंटू बी और सी दोनों को 5 5 चाहिए था, इसलिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और डी वाले को कितना चाहिए था 2 फैक्टोरियल। यानी कि टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, तो ए में 8 डिस्ट्रीब्यूट करना था तो 8 हो गया, बी वाले में 5, सी वाले में 5 बाई चांस इस सवाल में, और डी वाले के लिए 2। तो जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जितना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो यही हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमने बिना किसी फार्मूले किया है। अब हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं और उस तरह सवालों में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्या है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पढ़ने, जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो आप सारे लोग को डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे पिछले सवाल में हमने किया कि ए चिल्ड्रेन को 8 टॉयज, बी सी को बाई चांस इक्वल मिल गया, डी वाले को 2 टॉयज मिला था। ठीक, और एक होता है इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं अनइक्वल साइज,
अनइक्वल साइज मतलब इक्वल इक्वल सबको नहीं मिला, ठीक है। और एक केस होता है इक्वल साइज। तो पहला हम जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो अनइक्वल साइज का पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पिछले सवाल में था कि 20 टॉयज को 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करना था, जबकि उसमें स्पेसिफिक बोल दिया था कि ए को ही 8 मिले, बी और सी को 5 मिले और लास्ट वाले को 2 मिले, ठीक है। तो वो अनइक्वल साइज थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था, सबके इक्वल नहीं थे, ठीक। पहला डिवीजन पढ़ रहे हैं हम लोग ऑफ अनइक्वल साइज। देखो क्या कहना चाह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m प्लस n प्लस p डिफरेंट थिंग्स। आप पहली बात ये शेयर कर लो कि जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो वो पहली बात डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए इन ग्रुप कंटेनिंग m, n, p थिंग्स रिस्पेक्टिवली। और उसके 3 ग्रुप है, m नाम के, n नाम के, p नाम के, और तीनों ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने इस तरह से कि m, n, p, पहले वाले को m मिले, दूसरे वाले को n, तीसरे वाले को p, ठीक है। जैसे पिछले सवाल में क्या था कि 20 टॉयज में से a को 8 टॉयज मिलने चाहिए थे, b और c को 5 टॉयज और लास्ट वाले को 2 टॉयज। तो मैंने कहा था कि टोटल टॉयज ऊपर लिख लो और नीचे उस पर्टिकुलर फैक्टोरियल से डिवाइड करो जिसमें कितने लोग को कितने टॉयज चाहिए। तो a को चाहिए था 8 इसलिए डिवाइड किया था 8 फैक्टोरियल इनटू, b और c को 5 चाहिए था इसलिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और d वाले को 2 टॉयज चाहिए था इसलिए नीचे लिखा था 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका यहाँ पे कि थिंग्स इफ द, अब यहाँ पे 2 स्पेशल केस बनते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पता करेंगे ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पिछला ही सवाल ले लो, इसमें हमने आपको स्पेसिफिक बोल दिया था कि ए को ही मिलना चाहिए, बी को ही मिलना चाहिए 5, लास्ट वाले को ही मिलना चाहिए आपका क्या 2 टॉयज। तो इससे पता चलता है कि ऑर्डर इस सवाल में इंपॉर्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक बोल दिया है ना कि ए को इतना मिले, बी सी को इतना एंड लास्ट को इतना, ये सब सवाल में बोल दिया था। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो इस केस में हम कि टोटल कितने केस है m प्लस n प्लस p, तो इसका फैक्टोरियल, और 3 लोग में बांटना है और तीनों किस तरह से मिलने चाहिए, m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एंड p फैक्टोरियल। तो उनके जितने लोग को जितना डिस्ट्रीब्यूट करना उतने इस फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। और ध्यान रहे यहाँ पे हम 3 लोग में बात कर रहे हैं, इसी तरह से फॉर्मूला 4 डिफरेंट टाइप कुछ भी हो सकता है, 4 लोग में बांटना हो या 5 लोग में बांटना हो, 6 लोग में बांटना हो, तो उसी तरह से फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। पढ़ा भले रहे 3 डिवाइडेशन के लिए, बट ऐसा जो नहीं है एग्जाम में 4 लोग को डिवाइड करना पड़े, 4 ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में, 6 ग्रुप में, कितना भी ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो बस नीचे उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका ये आंसर यही रहेगा जितना लिखा है। नेक्स्ट केस है कि अगर ग्रुप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तरीका में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है समझते हैं। पूरा यही लिखते हैं जितना भी है। अब कैसे पता करेंगे ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और कैसे पता करें नहीं है। तो पिछले सवाल में स्पेसिफाई बोल दिया था कि ए को इतना मिले, बी सी को एकदम नाम लेके बोल दिया था, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं था कि ए को ही 8 मिलना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या नहीं था, ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर ये बोल दिया था कि 20 टॉयज है, 4 लोग में बांटना है, 4 चिल्ड्रन में, इतना बोल के रुक जाता और नाम बोल देता किसी को 8 मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 5 मिलता है एंड किसी को 5 मिलता है, तो टोटल 20 खिलौने डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको नाम नहीं बताया कि 8 किसको मिलना है। अगर मैं बात करूँ कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, तो मैंने 20 टॉयज में से मैंने कहा कि 4 लोग में बांट दो, किसी एक को बोल रहा हूँ, नाम नहीं बोल रहा हूँ किसको। तो इस केस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और कितने लोग में बांटना था, मान लो 4 लोग में, तो 4 तरीके से हम लोग उस पूरे लोगों को टू से अरेंज कर देंगे। ताकि अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको ऑर्डर नहीं बताया था कि इसी को इतना मिलना चाहिए था, बी को इतना ही मिलना चाहिए, सी को इतना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि 20 टॉयज में से किसी एक को 8 टॉयज मिले, किसी एक को बोला हूँ, 4 चिल्ड्रन में से किसी एक को, कोई स्पेसिफाई नहीं कहा गया। तो किसी एक का क्या मतलब होगा, चारों में से किसी को मिल सकता है 8। तो बाकी के जो 3 बचेंगे, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 5, किसी को 5, इस तरह से। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, तो उस केस में हम लोगों ने ये किया था। लेकिन अगर ऑर्डर स्पेसिफाई हो जाता है
तो आपको यहाँ पे कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोग में। यहाँ क्या कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। बस ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये रहा 3 फैक्टर्स क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। और ये था किस केस के लिए, अनइक्वल साइज के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल साइज के लिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं यहाँ पे इक्वल साइज के लिए, ठीक है। डिवीजन इनटू ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास 12 बुक है, बुक ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। 12 बुक में मैंने कहा कि 4 लोग में बांटना है, इक्वल इक्वल। तो मतलब हर एक हिस्से में कितना जाएगा, 3 बुक जाएंगे, तभी तो 12 होगा। तो इक्वल का मतलब ये होगा, ठीक है। मान लो 15 बुक है, मैं कहूँ कि इसको 5 लोग में बांटो, लेकिन किस तरह से, इक्वल साइज में। इक्वल क्या मतलब होगा, 15/5 बोले तो 3, यानी हर एक पर्सन को 3 बुक मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वल साइज का मतलब यहाँ पे ये। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 3m डिफरेंट थिंग्स। 3m डिफरेंट थिंग्स से 3 लोग में डिवाइड करना है इन 3 ग्रुप्स इज कंटेनिंग m थिंग्स। प्रत्येक को m तरह की चीजें मिले, यानी हर एक के हिस्से को कितना मिला होगा, 3 मिला होगा। तो इसमें भी 2 केस होते हैं, इफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड इफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर नहीं है तो तरीका वही है कि 3m फैक्टोरियल। अब क्योंकि 3 लोग हैं और हर एक को m मिलना है, तो सोच के देखो, फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 ग्रुप से अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 3। अब क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि डिस्टिंग सबको 3 mm थिंग्स टाइप के अलग अलग चीजें मिले तीनों पर्सन में। अगर इन तीनों पर्सन का जो ग्रुप है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट मतलब क्या, ये रूल नहीं किसको कितना मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, इफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, और ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3m डिवाइड बाई फैक्टोरियल m एंड इंटू क्यूब। आराम से सुनना, ये रहा फैक्टोरियल 3। अगर आपको याद हो तो पिछला केस में भी इतना टर्म इतना सेम था, पिछले के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ लिखा था वही यहाँ था, लेकिन हमने फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किया था। आपको याद होगा क्योंकि 3 लोग में बांटना था। ये फॉर्मूला 3 लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी तरह से 4 लोग होंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 फैक्टोरियल, इसी तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ओवरऑल अपने पास यही तो आएगा, सिर्फ इतना। तो इससे अच्छा है कि यही याद रखें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया। तो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इक्वल साइज एंड अनइक्वल साइज। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन सेम लिखा है। सेम लिखने का मतलब यहाँ पे किस बात से पता करें कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ सेम लिखा है, 12 डिफरेंट बुक, 12 डिफरेंट बुक। इसमें भी बुक लिख सकते थे, या मैंने कोई भी डिफरेंट थिंग्स लिख दिया, एक ही बात है। आप चाहो तो 12 डिफरेंट बुक लिख लो, सही रहेगा, ताकि पूरा सिमिलर आपको लगे। और इस सवाल को पढ़कर मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये पता हो जाना चाहिए सवाल पढ़ के कि डिफरेंट ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्या नहीं होता है, दोनों बात समझ में आ जाए। तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिफरेंट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ भी वही लिखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच 12 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग 3 पर्सन। डिस्ट्रीब्यूटेड बात यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, इक्वली एमंग 3 पर्सन, ठीक है। इक्वली एमंग 3 पर्सन। 3 यहाँ पे हम ग्रुप्स लिखेंगे, इज। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारे सवाल लगभग सारे डाटा सेम लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया है, यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया है। तो अगर पर्सन वर्ड यूज कर दिया तो इस बात की गारंटी है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लो हो सकता है कि पर्सन ABCD हो सकता है किसी का BCD BC हो सकता है CAB हो,
तो इस तरह से कई सारे केस बनेंगे ना, टोटल 6 केसेस आएंगे 3 फैक्टोरियल्स के हिसाब से। तो इस तरह से 6 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं इक्वली में। तो नाम तो दिया नहीं किसका किसका, तो पर्सन बोल दिया है, तो पर्सन में तो कोई भी हो सकता है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी वट। तो ये इसका मतलब होता है कि इस पर्सन वर्ड से समझ में आया अपने को कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, मतलब किसको कितना मिलेगा इस बात का इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि पर्सन होगा तो उनके कोई ना कोई नाम भी होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सवाल पढ़ लो आप, इक्वली। अब सोचो यहाँ पे 12 डिफरेंट है, तो यहाँ लिखेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इक्वली, मतलब कितने लोग में इक्वल, 3 लोगों में। तो 12/3 कितना आ जाएगा 4, यानी हर एक पर्सन को कितना मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 3 बार आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट था और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ग्रुप, ठीक है, 3 ग्रुप्स लिखा है। अब ग्रुप का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, तो ग्रुप का यहाँ मतलब होगा कि किसी भी चीज में ग्रुप किसी भी लोग का हो सकता है, किसी पर्सन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ग्रुप का यहाँ पे मतलब ये होगा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात आप याद रखो, क्योंकि यार जैसे हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो और कह दो कि भाई उस वाले जो रूम में जो ग्रुप के लोग बैठे हैं, ग्रुप का मतलब 3 पर्सन ग्रुप हो सकता है, 4 पर्सन का, 5 पर्सन का ग्रुप में, आप बाहर से नहीं बता सकते हो कि अंदर कौन कौन बैठा है। ग्रुप को आप इस तरह से रियल लाइफ से सोच सकते हो, भाई किसी कमरे में 3 लोग बैठे हैं और हमें बता दिया कि अंदर 3 लोग बैठे, नाम नहीं बताया कि कौन से 3 हैं, तो हमारे लिए ग्रुप होगा। ठीक है, बाहर वाले पर्सन के लिए वो ग्रुप का काम करेगा, एक समूह बैठा है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रुप का मतलब, यहाँ पे इस बात का जो मतलब निकल के आता है ये यही है कि ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो 12 डिफरेंट है और 3 ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, हर एक हिस्से में 4 जाएगा, तो 4 की पावर क्यूब। और क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फैक्टोरियल 3। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इक्वली वर्ड का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और डिफरेंट, इक्वली साइज मतलब सबको बराबर बटे, और अनइक्वल मतलब कुछ को बराबर मिल सकता है, कुछ को बराबर नहीं भी मिल सकता है। तो ये सारे केसेस अनइक्वल साइज में होगा। सबको बराबर मिले ये सिर्फ एक केस में होगा, वो है इक्वल साइज में। ठीक है, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला था। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होगा। ग्रुप होगा नॉट इंपॉर्टेंट, पर्सन होंगे, खेलने वाले होंगे, बैठने वाले होंगे, वो सब इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड लेते हैं। यहाँ लिखा गया है द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली एमंग 4 पर्सन। तो देखो यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज कर लिया, यानी कि वहाँ के जो पर्सन होंगे वो स्पेसिफिक नाम से ही तो होंगे कोई ना कोई, इसका मतलब है ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। यहाँ लिखा गया है इक्वली, आपको इक्वल डिवाइड करना है, डिवाइडली इक्वली। तो 52 पत्ते हैं, कितने लोग बांटना है 4 लोग में, तो हर एक को पत्ते कितने मिलने चाहिए 13 मिलने चाहिए भाई। 52/4 डिवाइड करो ना, 52/4, तो एक केस से में 13 का आएंगे। तो क्या लिखेंगे 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 पहले पर्सन को, इंटू 13 दूसरे पर्सन को, इंटू 13 तीसरे, 13 चौथे वाले को। तो जब फैक्टोरियल 13 करेंगे 4 बार तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद पावर 4 हो जाएगा। इस तरह के सवाल को हम लोग जल्दी सॉल्व नहीं करते हैं, इस तरह लिख के छोड़ देते हैं, सॉल्व करके बहुत टाइम लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में आपके आंसर भी इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये भी खत्म होता है, नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या क्या है और किस तरह क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जब हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब सिलेक्शन जब लेना स्टार्ट किया था, सेलेक्टिंग ये से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ पे सिलेक्शन सिलेक्शन इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जब सेलेक्टिंग वर्ड यूज होता है तो हमने शुरुआत के समय में एग्जाम्पल लिया था कि ए बी सी 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स में 2 लेटर ले कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, या कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं,
ये सारी बातें हम लोग शुरुआत में किए थे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 3 लेटर्स हैं, अगर तीनों सेम हो जाए, 3 लेटर्स हैं तीनों सेम हो जाए, तो उनको सेलेक्ट करने के क्या तरीके होंगे। जैसे पहला है, ये 4 ऑप्शन नहीं है, 4 अपने आप में एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 ऑफ देम, मतलब इस 3 पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल अभी दिया है, इनके जो 3 अल्फाबेट है अगर तीनों सेम है और आपसे कहा गया 0 ऑफ देम, उनमें से ऐसे कितने तरीके होंगे जो उनमें से एक भी न लिया जाए, तो वो भी तरीका एक ही होगा। भाई 3 लेटर हम लेंगे ही नहीं, तो कितने तरीके से आप इस चीज को सेलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही तरीके से कि हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, रियल लाइफ से अगर सोचा जाए। अब कहा गया 1 ऑफ देम, इनमें से कोई एक ले लो, तो बता जब तीनों आइडेंटिकल है तो कैसे पता चलेगा कौन सा वाला एक ले रहे हैं। तो इस केस में भी सारे केसेस से रिजल्ट जो आएगा वो तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए 1 होगा। 2 ऑफ देम, जैसे ए भाई कितनी बार ए बनाएंगे, सब तो सेम ही बनेगा ना, सब तो एक ही जैसे बन रहा है, तो इसीलिए इसके भी तरीके एक ही होंगे, 3 नहीं होंगे, क्योंकि सबके अरेंजमेंट सेम है। तो सिलेक्शन के हिसाब से बात करें तो सब एक ही की तरह काउंट होगा। और या ये कहा जाए कि 3 ऑफ देम, तीनों को अरेंज करने के तो कॉमन सेंस है, 3 ही है, तीनों को सेलेक्ट करना तो एक ही तरीका होगा, अगर तीनों आइडेंटिकल है तो इसका भी एक ही तरीका होगा। यानी कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं तो चाहे उनमें से एक सेलेक्ट करो या 2 सेलेक्ट करो या 3 या एक भी नहीं, इन सारे केसेस में आइडेंटिकल के केस के लिए सबके एक एक तरीके होते हैं, ये वेज है, 1 वेज। तो अब देखो यहाँ से देख के फॉर्मूला पता चलता है कि अगर आपसे कहा जाए कि 3 पर्टिकुलर अल्फाबेट है, तीनों सेम है, तीनों सेम है, तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। तो टोटल तरीके मतलब क्या, टोटल काउंट कर लो। टोटल तरीके मतलब क्या, जिसमें इंक्लूडिंग 0 भी अगर बात करें, मान लो किसी की इच्छा न भी लेने की हो, मैं उसमें लेना ही नहीं चाहता, उसमें से कोई नंबर उठाने नहीं चाह रहा हूँ, तो भी एक ही तरीका होगा। तो इस तरह से कितने केस हो रहे हैं, 1 1 1 1 सबको ऐड कर लो, तो टोटल 4 केस हो रहे हैं। तो ये 4 केस तब हो रहे हैं जब हम लोग विदाउट एनी नंबर्स भी काउंट कर रहे हैं, तब जाकर 4 आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ सिलेक्शन 0 और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स, क्या मतलब, जो आपके पास चीज़ है वो आइडेंटिकल होने चाहिए सभी के सभी, और यहाँ पे जो सिलेक्शन चल रहा है 0 या मोर थिंग्स, 0 के साथ साथ 0 से ज़्यादा के लिए भी है, तो इसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो हो जाएंगे n+1। लेकिन n+1 में जो n है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, और सिलेक्शन किस तरह से, 0 को इंक्लूड करके। तो जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो n की वैल्यू 3 है, तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3+1 कितना आ जाएगा, 4। तो आप देख सकते हो इनको जब ऐड करेंगे तो 4 केस आ रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 0 को नहीं चाहिए, 0 को छोड़ दो, तो जब 0 को हटा देंगे, मान लो 0 हट गया, तो 3 सेम टाइप है, तो 0 हट जाएगा, तो मतलब ये तरीका गायब हो गया। तो कितने तरीके होंगे, 3। इसका मतलब कि नंबर ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट 1 थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल, कोई भी एक लेटर सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे आइडेंटिकल में से, वो कितने तरीके होंगे, सिर्फ n होंगे। जैसे अगर मान लो 0 वाला नहीं है, सेकेंड फॉर्मूला में देख सकते हो, एटलीस्ट 1 बाउंडेशन है, कम से कम एक जरूर लेना है, चाहे 1 सेलेक्ट करें, चाहे 2 सेलेक्ट करें, चाहे 3 सेलेक्ट करें, 3 लेटर तो 3 तक जाएंगे मैक्सिमम। तो टोटल बेस कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। यहाँ पे n+1 क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड किया, ठीक है। तो इस तरह सवाल में आपको काम करना है, ठीक स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं अब फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पढ़ने के बाद एक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन मैंने साथ साथ इसलिए लिखा है ताकि क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहे, ठीक है, और थ्योरी समझाने में भी आसानी रहे, ताकि आप क्वेश्चन से मैच कर सको इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें लिखा है वी हैव p थिंग्स सेम टाइप, जैसे यहाँ पे a की स्पेलिंग कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो यानी कि a स्पेलिंग 4 बार है, तो इसका मतलब p की वैल्यू 4 है। अच्छा, कामा q थिंग्स सेम टाइप, जैसे यहाँ पे b 3 बार आ रहा है, तो q का मतलब यहाँ पे 3 है, ठीक। r थिंग्स सेम टाइप, जैसे सेम टाइप यहाँ पे d में आ रहा है। अब भाई जो खुद ही एक बार आ रहा है वो अपने आप में ही सेम है, भाई मान लो बगल में नहीं कोई है उसका, तो खुद से ही सेम मानेगा अपने आप को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एटलीस्ट 1 ऑफ सेलेक्ट जो करना है, कम से कम एक जरूर हो,
कम से कम एक जरूर हो, ये आपको बताना है। तो कितने तरीके होंगे? इनका तरीका ये है कि जितने सेम टाइप है उसमें एक एक ऐड कर लो, सबको एक एक ऐड कर लो और इस तरह से ऐड करते रहो। अगर सेम टाइप 3 से ज़्यादा बार भी है तो, और इनके तरीके को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि आपको जो सेलेक्ट करना है इन सारे सेम टाइप को एक साथ ले करना है कम से कम एक, तो एक साथ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन इस फॉर्मूले में जब एटलीस्ट 1 बोलेगा तो आपको हमेशा एक -1 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इसके आउटपुट आने के बाद जो कुछ बचेगा। अब बात आती है फॉर्मूले में -1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो लॉजिक इसका ये है क्योंकि इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करने के सिर्फ एक रीजन ये है कि इसमें 0 इंक्लूड होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फॉर्मूला n+1 पढ़ा गया था उसमें 0 इंक्लूड था, जो हमने फॉर्मूला भी नीचे लिखवाया था ब्लू पेन से, पहला वाला 0 आर मोर देन 1, तो उसमें 0 इंक्लूड था इसलिए n+1 था। तो मैं n+1 के हिसाब से कर रहा हूँ सेम टाइप के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें क्या चाहिए? कम से कम एक चाहिए। तो इसमें सब कुछ आ रहा था, 0 भी आ रहा है, तो वो 0 वाला केस ना आए इसलिए टोटल केस में से हम -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी आपका कम से कम एक जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेटर्स के 4 तरह के वैरायटीज है। ए कितनी बार है? 4 टाइम्स है। क्या हो जाएगा? 4 + 1। बी की वैरायटी 3 टाइम्स है तो 3 + 1। अब देख सकते हो सी का कोई वैरायटी ही नहीं है। सी वैरायटी मतलब आइडेंटिकल है ही नहीं, कोई बात नहीं, आइडेंटिकल नहीं है कम से कम एक बार तो है, तो 1 + 1। डी कितनी बार है? 2 बार, 2 + 1। ये करने के बाद आपको -1 करना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कम से कम एक लेटर जरूर चाहिए। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 120 - 1 यानी कि 119। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग का आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग का चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरी तरह से फिनिश होता है। ठीक, तो लिखा है पिछले क्वेश्चन का ये हिस्सा है एक्चुअली में, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है। पिछला क्वेश्चन पढ़ लो, उसी का सेकंड पार्ट है ये। इनमें कहा गया फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? एनी नंबर। एनी नंबर में क्या हो सकता है? लेटर्स टेकिंग एटलीस्ट 2a, कम से कम a उसमें 2 बार हो, बाकी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपके पास जो लेटर्स थे इसमें जो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कम से कम आपके पास 2 लेटर ए के होने चाहिए। 2 लेटर ए का क्या मतलब होगा कि 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, कम से कम 2 बोला है ना, या तो 2 होंगे तो एक तरीका, या तो 3 लेटर होंगे तो तीनों का सेम है तो उसके भी एक तरीके होंगे, अभी हम सिखा रहे थे एग्जाम्पल लेकर, या फिर मैक्सिमम 4 तक जा सकते हो। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाया गया है कि एटलीस्ट 2a, कम से कम 2a जरूर हो। तो क्या तरीका होगा भाई? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2a, तो उसके तरीके होंगे 3। कैसे? चाहे 2a लो तो भी एक तरीका, अब कम से कम 2 बोला है तो आप 3a भी ले सकते हो, 3a लोगे तब भी उसके एक तरीके होंगे, चारों ए ले लोगे तब भी एक ही तरीका होगा। आइडेंटिकल में चाहे एटलीस्ट 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, कुछ बोले, तो उसके सबके एक एक तरीके होते हैं। लेकिन बाउंडेशन 2 से स्टार्ट हुआ है तो 2 ले ले या 3a ले ले या 4a ले ले, तो 4 तक जाना है ए के लिए, तो इसलिए वहाँ पे 3 तरीके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर ए। बी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सी पे कोई बाउंडेशन नहीं, डी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये अपना इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिल होगा। तो 3 लेटर आइडेंटिकल है तो 3 + 1। सी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 एंड डी का फॉर्मूला होगा 2 + 1। अब मैं यहाँ पे जो -1 वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? रीजन सुनो। ये -1 कौन सा वाला था? ये वही था ना जब क्वेश्चन में कहा गया था एटलीस्ट 1।
एटलीस्ट वन, कम से कम एक। लेकिन इसमें क्या कह देंगे, एनी नंबर वन, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन है कि एक ही लेना है, नहीं, आप कितना भी ले सकते हो। तो इसलिए ये वाला वन को हम लोग नहीं घटाएंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो आता है फाइनल आंसर हो जाएगा 3, 3 + 1 4, 1 + 1 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 2 = 72। ऐसे 72 केस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है, पूरी तरह से कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।